जावेद अहमद सोफ़ी। सर क्या कहेंगे जिस तरह से 21 दिन का कैंप लगाया गया है छत्तीसगढ़ के लिए टीम तैयार की जा रही है फुटबॉल मैच के लिए, क्या कहेंगे? देखिए जी, मतलब ये होता आया है स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा कि हम जब भी टीम जानी होती है हम कोचिंग कैंप लगा लेते हैं, क्योंकि उससे हमको भी पता लगता है कि टीम कहाँ पे है और किस लेवल पे है। उस हिसाब से कि हमारी प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छी चली, तो फिर अब उम्मीद है कि वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट हम लाएंगे उधर से। सर जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर खेलने आए हैं, किस तरीके का इनका मतलब कि स्ट्रेंथ है, क्या किस तरीके का इनको दिया जा रहा है, कोचिंग दी जा रही है ताकि ये आगे अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे सकें? देखिए, अभी यहाँ पे जो चल रहा है ये हम डायरेक्टली कंपटीशन में जा रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से जो प्रिपरेशन होती है कि कंपटीशन के लिए वही प्रिपरेशन हम इन बच्चों को दे रहे हैं। सभी खेलने वाले बच्चे हैं, अब इनको पोजीशनिंग सिखानी है कि कहाँ पे क्या है, कौन किस तरीके से खेलेगा, कहाँ पे प्लानिंग क्या होती है, वो तरीके से सिखाया जाता है। और इनकी एंड्योरेंस हमने चेक की है, तो फिर फिटनेस लेवल पे थोड़ा बहुत काम किया ताकि वहाँ जाके ये मतलब किसी परेशानी में ना हो। सर अंडर 20 का मैच है ये, और इसमें सबसे बड़ी बात अभी यहीं से एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो कितना इनके लिए ये अच्छा रहेगा? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सीनियर नेशनल जो है संतोष ट्रॉफ़ी, उसके बाद ये पहला सीनियर आता है, तो फिर इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात प्लेटफॉर्म है इन बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इन्हीं की एज से ही इनका वो जो अपना करियर वो शुरू हो जाता है, तो फिर इनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये अच्छा परफॉर्म करे वहाँ पर। सर इस कैंप में से जितने अच्छे प्लेयर्स निकल कर जाएंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज वही है कि पहले मतलब प्लेयर अपनी इज्जत के लिए खेलता है, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात है कि ये यूटी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर उस लिहाज से इन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से अपना रिजल्ट दे देंगे वहाँ पे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ फुटबॉल टीम के लिए ये कैंप लगाया गया है, छत्तीसगढ़ में जा रही है टीम खेलने के लिए फुटबॉल की, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे हमारे इस परेड ग्राउंड में आए, जो कि यहाँ पे हमारा 21 डे का अंडर 20 का कैंप चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा कैंप चल रहा है। इस कैंप में जो हेड कोच हैं मिस्टर इशफाक अहमद हैं, जो कि एक इंटरनेशनल कोच हैं अंडर 16 टीम के, और सैफ गेम में इन्होंने इंडिया टीम को क्वालिफाई करवाया। उसके अलावा ये रियल कश्मीर जो हमारी सेकंड डिवीजन आई लीग की टीम है, जो अभी रिसेंटली जिसने 3rd नंबर रैंक पे आई है, उसके भी ये हेड कोच हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी मैडम नुज़रत गुल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ये जो कैंप जो हमारा जो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, और यहाँ पे 21 दिन का कैंप लगा है। इसके बाद टीम ने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट, जो कि छत्तीसगढ़ में हो रही है नारायणपुर में। तो वहाँ पे इनको 4 मैच खेलने हैं। तो हमारी टीम बहुत ही अच्छी टीम है। इसका कैंप एक इंटेंसिव कोचिंग कैंप लगा हुआ है और लड़के सारे अच्छे हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे, जो हमारी पिछली परफॉर्मेंस आती रही, जैसे संतोष ट्रॉफी में हम क्वार्टर फाइनल हारे, इस बार भी हमारी टीम क्वालिफाई करेगी और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल तक खेलेगी। तो उस हिसाब से हम जो कि हमारा को कौंसिल की तरफ से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिल रही हैं, लड़कों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। और आने वाले समय में हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा स्टेट का फुटबॉल वो ऊपर जाएगा, और हमारे मैक्सिमम लड़के अभी इंडिया के जितने भी क्लब हैं वहाँ पे खेल रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बेंगलोर का है, उन्होंने हमारे 3 लड़के लिए जहाँ से, वो बहुत ही अच्छा क्लब है। वो भी सेकंड डिवीजन आई लीग खेलता है, और आई लीग का भी है, ISL का उनका बहुत ही अच्छा सेटअप है। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट होते जाते हैं, हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनको अपना खेलने का मौका मिलता है, बाहर खेलने का मौका मिलता है। तो वो अगर वो वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको इंडिया लेवल पे भी मौका मिलेगा खेलने का। तो यही हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में, जैसे कि हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी मैडम नुज़रत गुल जी जो अभी जो 21 दिन का कैंप जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम क्वालिफाई करेगी और सेमीफाइनल फाइनल तक खेलेगी। सर आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम इशफाक अहमद है। सर क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर अभी कैंप लगाया गया है फुटबॉल टीम के लिए, जो कि
छत्तीसगढ़ खेलने के लिए जा रही है, तो क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा है। देखिए एक सिमिलर काइंड ऑफ वेदर मिल रहा है यहाँ पे, और बहुत दिनों के बाद जम्मू में फुटबॉल कैंप्स हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है। ग्राउंड भी है यहाँ पे, और लोकल फुटबॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लोकल प्लेयर्स हैं यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि ये जाके वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। सर, आप कई इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं और अभी हाल ही है, और किस तरह से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की टीम जो है कितनी स्ट्रांग है और उसके ऊपर कितना काम करने की जरूरत है? देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब वो थोड़ा कमज़ोरियाँ हैं। कोचेस कोचेस की भी कमज़ोरियाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अभी जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है बच्चों के लिए, लाइटें वाइटें लगी हैं यहाँ पे। अब थोड़ा ग्रास रूट पे काम करना है। लेकिन फ़ुटबॉल की अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, रिसेंटली रियल कश्मीर का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था आई लीग में, और वो एक बैकबोन एज अ फुटबॉल के लिए बन जाता है, क्योंकि जहाँ पे आपके रोल मॉडल्स है, और क्लब कल्चर काफ़ी अच्छा हो रहा है। और उम्मीद करते हैं जम्मू में भी जैसे 10-15 साल पहले क्लब कल्चर अच्छा था। स्पोर्ट्स काउंसिल पूरी कोशिश कर रही है कि कैंप्स यहाँ पे हो, लेकिन आई थिंक जो क्लब्स है वो प्राइवेटली उनको भी ऑर्गेनाइज करना होगा, ताकि एक अच्छी मैसेज भी जाए, सोशल मैसेज भी है, और प्लस स्ट्रॉन्ग टीम भी बने जेएनके की। सर, ये कैंप कितने दिन तक चलेगा यहाँ पर? ये ऑलरेडी हम लोग 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था। सिलेक्शन भी यहीं पे हुई थी। दोनों डिवीज़न की टीमें यहीं पे जमा हुई थी। कम से कम 45 बच्चे थे, उनमें से हमने 26 अभी रखे हैं फाइनल कैंप के लिए। फर्दर सिलेक्शन होगी, 18 की टीम जाएगी। काफ़ी टफ कंपटीशन है बॉयज़ के बीच में, और मुझे लगता है कि जो कि एक अच्छी निशानी है कोचेज़ के लिए, हेडेक है कि किसको लें और किसको नहीं लें। 18 की टीम जाएगी, होपफुली एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम यहाँ से होकर जाएगी। कितने मैचेस होंगे वहाँ पे? हमारे 4 मैचेस हैं वहाँ पे, एक टीम क्वालिफाई करेगा। मुझे उम्मीद है कि टीम पूल काफ़ी टफ है। चैम्पियन स्टेट्स जैसे केरला है, मेघालय है, उनके साथ मैचेस होंगे। बट ओवर द इयर्स, कुछ पास्ट फ्यू ईयर्स से, मतलब सबको पता है कि जेएनके की टीम काफ़ी स्ट्रांग हो रही है फुटबॉल में, और वी विल गिव देम वेरी टफ कंपटीशन हो इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि क्वालिफाई ग्रुप से करें। कई बार तो डर रहता है केरला की टीम के साथ, काफ़ी मुश्किल रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती जी, है केरला की टीम, तो क्या कहेंगे उनके साथ कितनी सक्षम है जे की टीम? तो देखिए हमारा एक हमेशा एक जो मतलब कमी रहती है, वो एक्सपोजर की कमी रहती है। लेकिन जो अभी के प्लेयर्स है, ये कुछ हमारे अंडर 20 के भी प्लेयर श्रीनगर से जो बाहर क्लब्स में खेल रहे हैं, कुछ रियल कश्मीर या डाउनटाउन हीरोज़ में खेलते हैं, और यहाँ पे भी कुछ जम्मू के जो प्लेयर हैं वो क्लब्स में खेलते हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वैसा नहीं है जैसे पहले देखते थे केरला की टीम, वेस्ट बंगाल की टीम। अब बिल्कुल हम मुकाबला बराबर रहता है, और आने वाले कुछ सालों में हम लोग बिल्कुल उनको टक्कर और हरा भी देंगे। और रिसेंटली आपको बताऊं कि रियल कश्मीर ने वन ऑफ द टॉप क्लब ऑफ इंडिया, गोकुलम केरला, उनके घर में उनको हराया। प्लेयर के लिए क्या मैसेज रहेगा, कैसे आप शेयर करेंगे? मुझे लगता है कि प्लेयर्स के लिए, जो छोटे प्लेयर है जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेटली खेल रहे हैं या प्राइवेट क्लब्स में खेल रहे हैं, या हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के पास, एक प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है कि मतलब ट्रेनिंग टाइमिंग रेगुलर ट्रेन करने आइए। और जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, स्पेशली जम्मू वाले, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाइए। आजकल का जो दौर है, आप पूरे जेएनके में ड्रग्स का चल रहा है, तो मुझे लगता है ये ग्राउंड उन चीज़ों से बच्चों को बचाएंगे। और यहाँ पे हमारा एसएफए का फुटबॉल स्कूल, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का फुटबॉल स्कूल भी होता है, जहाँ पे सतपाल कोच होते हैं। दे आर वेलकम, प्लीज़ कम। अपने बच्चों की, चाहे फुटबॉल प्लेयर ना बने, कम से कम सेहत अच्छी होगी और बुरे कामों से बचेंगे। तो कब हम जे की टीम को इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे? जेएनके के ऑलरेडी इतने इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। इस टीम में भी 2 प्लेयर जो है जूनियर लेवल पे इंटरनेशनल खेले हैं। उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आए।
बेटियों का होना भाग्य की बात है। जहां आपने भाग्य लक्ष्मी सीरियल बहुत देखा होगा, मगर एक बेटी ऐसी भी जो लक्ष्मी बनकर अपना भाग्य खुद संवार रही है। ये कहानी कई साल पहले की है। एक औरत जिसका नाम मधु है, जिसकी शादी छोटी सी ही उम्र में करवा दी जाती है। मधु को तो शादी का एस भी नहीं पता था और ना ही उसे खाना बनाना आता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। कुछ महीनों तक जब मधु के सास ससुर ने देखा कि उनका बेटा अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, तो उन्होंने मधु और उसके पति को घर से निकाल दिया। अब मधु और उसका पति एक छोटे से शहर में आकर रहने लगे, जहां मधु ने छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया और अपना निर्वाह करने के लिए पास ही एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ मधु का पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर में निकल जाता है। मधु की शादी होने के बावजूद भी मधु अपना निर्वाह खुद कर रही थी। बाहों में नया चूड़ा पहनकर वो निकल जाती थी काम के लिए, और दूसरी तरफ उसका पति काम की तलाश में दूसरे शहर में निकल जाता है। बिना किसी शिकायत और समझ के मधु अपना घर संभाल रही थी। मधु की मेहनत ने जिंदगी की पटरी तो संभाल ही ली थी, मगर कहीं न कहीं वो अकेली थी। बीच बीच में मधु का पति उससे मिलने आता और फिर अपने काम के लिए निकल जाता। शादी के 1 साल बाद अब मधु के ससुराल वाले भी मधु से अच्छे हो चुके थे। कहीं न कहीं मधु अपनी मेहनत से जी तो रही थी, मगर प्यार और परिवार से वंचित थी। शादी के 4 साल बीत चुके थे तो मधु के कोई औलाद नहीं थी। वहीं मधु के ससुराल वाले भी मधु को पूछते कि 4 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है अभी तक, ऐसा क्यों? अच्छे से डॉक्टर को बता दो। मधु आगे से कोई जवाब न देते हुए चुप रहती है। तभी दूसरे शहर से मधु का पति आता है और मधु उससे ये सब बात कहती है। अब डॉक्टर को दिखाने के बाद 1 साल बाद मधु को बेटी होती है। बेटी का सुनकर मधु के ससुराल वाले नाखुश हो जाते हैं, लेकिन इन सब बातों की परवाह ना करते हुए मधु खुशी खुशी अपनी बेटी की परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ मधु का पति काम के सिलसिले में फिर से बाहर चले जाता है। वहीं मधु अब काम तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ खुशी का वक्त बिता रही थी। जब तक मधु काम नहीं कर रही थी, तब तक उसके मायके वाले उसकी मदद कर रहे थे। 2.5 साल तक मधु कोई काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मधु अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। सब मुश्किलों के बाद भी मधु खुशी खुशी अपना टाइम निकाल रही थी। जहाँ मधु के घर के खर्चे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इसी चिंता में अब मधु अपने आप को स्टेबल करते हुए एक प्री नर्सरी स्कूल में अपनी बेटी शिवानी को डाल देती है और फिर से अपनी जॉब शुरू कर देती है। अब प्री नर्सरी स्कूल से शिवानी सीधा अपनी नानी के घर होती है और दूसरी तरफ मधु अपने काम पर। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब मधु अपनी बेटी की परवरिश के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। जो शौक़
मधु अपनी लाइफ में नहीं देख पाई या कर पाई, वो अब अपनी बेटी के शौक़ पूरे करने में लगी हुई थी। मधु की बेटी शिवानी बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही टैलेंटेड। बचपन से ही उसे डांस का बहुत शौक़ था। मधु भी अपनी बेटी शिवानी को हर स्कूल के फंक्शन में और हर इवेंट में उसको हिस्सेदार रखती, डांस का हिस्सेदार रखती। अब शिवानी पढ़ाई के साथ साथ अपना पैशन भी बरकरार रख रही थी। जहां शिवानी पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, वहीं दूसरी तरफ डांस में भी शिवानी बहुत अव्वल थी। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, वैसे ही अब मधु का पति उनसे मिलने नहीं आता था और ना ही घर का खर्च उठा रहा था। मधु की मेहनत भी दुगनी हो चुकी थी। रिश्तेदारों ने भी अब मधु को ये कहना शुरू कर दिया था कि अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाओ, ना कि डांस में। कहीं ना कहीं मधु ने उनकी बात का मान रखा और अपनी बेटी को डांस से दूर रहने को कहा। काम के बोझ से और अपने अकेलेपन से अब मधु काफ़ी बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से मधु का काम छूट गया। घर का किराया और खाने पीने के सामान में मुश्किल आने लगी। तभी शिवानी ने देखा कि अब माँ से कुछ हो नहीं पा रहा। तभी शिवानी एक बहुत बड़ी एकेडमी में अपना डांस परफॉर्मेंस देती है, जहाँ उसके डांस की खूब सराहना होती है और उसे कुछ रिवार्ड में पैसे मिल जाते हैं। अब शिवानी ने ये ठान लिया था कि अपने पैशन को ही अपना आगे लेकर जाएगी, अपने पैशन से ही नाम कमाएगी। आज शिवानी बहुत बड़ी डांसर बन चुकी है और अपने घर परिवार की ज़िम्मेवारी अच्छे से निभा रही है। ये बात सच है कि बेटियां बोझ नहीं होती, वक्त आने पर कंधे से कंधा मिलाकर बेटों जैसा मान भी देती हैं।